सैनिकों के पीछे हटने पर आया चीन का बयान। कहा दोनों देशों की सहमति के बाद लौटे जवान। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 30 जून को हुई थी कमांडर स्तर की वार्ता। मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वार। कहा फेलियर पर स्टडी में शामिल होंगी 3 चीजें, कोविड-19, जीएसटी और नोटबंदी। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर केजरीवाल ने की प्रेस वार्ता। कहा जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक प्लाज्मा थेरेपी रहेगी मददगार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अहम बैठक। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप भी रहे मौजूद। स्वायत्त शासन विभाग के कार्यों का लिया फीडबैक। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारत और चीन के बीच मई के महीने से जारी विवाद में अब तक एक थोड़ी राहत भरी खबर रही है। आपको बता दें कि 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थी, अब वहां से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में इस प्रक्रिया का ये पहला पड़ाव माना जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी में हिंसा वाले स्थल के पास से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर हटी है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी है। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की हिंसा की घटना फिर न हो। तो वही देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जहां रूस को पीछे छोड़कर भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया है। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से काफी आगे है। पाकिस्तान 12वें पायदान पर है। वोल्टोमीटर के अनुसार भारत में इस समय 6,97,413 कोरोना के मरीज हैं, जबकि रूस में अब तक 6,81,251 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। तीसरे स्थान पर भारत से सिर्फ अब अमेरिका और ब्राजील आगे है। हालांकि इन दोनों देशों में कोरोना संक्रमण के केस भारत में कुल संक्रमण केस की तुलना में दोगुना से कहीं ज्यादा है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त देश अमेरिका है, जहां पर अब तक 29 लाख से ज्यादा यानी कि 29,53,014 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 17,244 नए केस सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 1,32,382 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं जहां एक तरफ भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हर रोज करीब 25,000 नए केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं भारत अब कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। इस मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो साझा कर सरकार को घेरा है। राहुल ने लिखा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल ने अपने वीडियो के कैप्शन में 3 मसलों का जिक्र किया है, जिसमें कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी का बात शामिल है। राहुल ने कहा कि इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता ने इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 21 दिन में जीता जाएगा। तो वहीं वीडियो में दिखाया गया है कि अब कोरोना वायरस से जारी जंग को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, जबकि भारत कोरोना वायरस की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते आए हैं। एक बार फिर मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। उनका कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई
मोदी सरकार ने लड़ी वो एक फेलियर है। उनका कहना है कि आने वाले समय में बच्चों की स्टडी में अगर किसी फेलियर का जिक्र यहां पर किया जाएगा तो उनमें कोविड-19, जीएसटी और नोटबंदी भी शामिल होगी। राहुल का कहना है कि ये तीनों चीजें मोदी सरकार की सबसे बड़ी फेलियर हैं। तो वही देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए आगरा प्रशासन ने ऐतिहासिक इमारतों को खोलने के फैसले को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद आगरा में 6 जुलाई से ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतें नहीं खुलेंगी। ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल, आगरा किला, अकबर का मकबरा और सिकंदरा जैसे सभी आगरा के संरक्षित स्मारक कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं। इससे पहले यूपी के पर्यटन मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 6 जुलाई से ताजमहल और बाकी ऐतिहासिक स्मारक को आगरा में खोल दिया जाएगा, लेकिन आगरा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक अभी फिलहाल किसी भी ऐतिहासिक स्मारक को न खोले जाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ताजमहल पिछले 110 दिनों से बंद है। देश में जहां स्मारक खुलेंगे तो वहां नियम के मुताबिक प्रवेश द्वार पर हाथ धोने या फिर सैनिटाइज करने और थर्मल स्कैनिंग की अनिवार्य व्यवस्था होगी। तो वही दिल्ली की कुतुब मीनार और लाल किले में प्रति स्लॉट अधिकतम 1500 लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कोरोना से निपटने के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। हालांकि चिंता की बात नहीं है क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में करीब 25,000 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 15,000 लोगों का घर पर इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों से लोग अब ठीक होकर घर लौट रहे हैं। पहले की तुलना में मौतों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएं। में अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब लोग बीमार तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ ठीक होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। जैसे जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, 100 लोगों के टेस्ट करते थे, तो उसमें से 35 लोग कोरोना के मरीज निकल के आते थे। अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो केवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं। तो एक तरह से इसको पॉजिटिविटी रेशो कहते हैं। इस तरह से इसमें सुधार हुआ। दिल्ली में अब रोज़ 20 से 24,000 के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। और अभी अभी मैं देख रहा था ऐप के ऊपर, दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड पे पेशेंट मरीज हैं। तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में मिला के केवल 5100 मरीज हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के अस्पतालों में 6200 मरीज थे कोरोना के। आज कम होके एक हफ्ते में 5100 मरीज रह गए। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है, मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं। और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। बेड्स भी आसानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेके कोई अफरा तफरी नहीं है। ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने बेड कहाँ खाली हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अहम बैठक ली है। वहीं दोपहर में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने भी संबोधन दिया। इस बैठक में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में प्रदेश के समस्त वर्तमान और गत बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, प्रतिपक्ष, आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों से भी फीडबैक लिया गया। सभी नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों का वीडियो वॉल या टेलीविजन लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लाइव प्रसारण भी किया गया। तो वही जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि सिविल लाइन या फिर चैम्बर में कोई भी सफाई कर्मचारी को उतरने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। कोई भी सफाई कर्मी सीवर में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि सीवर में उतरने से सफाई कर्मियों की मौतें हो जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पाली के एक जमादार गौतम और वहां के सफाई निरीक्षक से बात की। इस दौरान गहलोत ने स्पष्ट कहा कि यहां जिला कलेक्टर, नगर पालिका और परिषद के अधिकारी भी बैठे हैं। वे ध्यान रखें कि कोई भी सफाई कर्मी या कोई भी सीवर में न उतरे। राहुल गांधी विचार मंच विधि प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा और महासचिव योगेश कुमार टेलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश की जनता को लॉकडाउन की अवधि के बिजली के बिल माफ करने और पेट्रोलियम की बढ़ी कीमतों में भारत सरकार की ओर से लगाए गए कर की दर को कम करने की मांग रखी है। तो वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने खास बातचीत की एडवोकेट सुनील शर्मा और योगेश कुमार टेलर से। प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन की अवधि के बिजली के बिल माफ करने और पेट्रोलियम की पिछले दिनों बड़ी भारी कीमतों में दरों को लेकर के ज्ञापन जो है वो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी विचार मंच विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भिजवाया है और साथ ही ये जो पेट्रोलियम की बड़ी दरें हैं इनको वापस लेने की मांग रखी गई है। हमारे साथ में है राहुल गांधी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा जी। सुनील जी, क्या पूरा ज्ञापन है, क्या मांगे रखी गई? सर, ऐसा है कि पूरे विश्व में भी कच्चे तेल की कीमतों में बहुत गिरावट है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आज तक की सबसे भारी गिरावट तेलों में है, डीजल पेट्रोल में है। बावजूद उसके भी हमारी सरकार जो डीजल पेट्रोल आम जनता को उपलब्ध करा रही है वो बहुत ही भारी कीमतों में उपलब्ध करा दी है, जो आज रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसकी वजह से दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि जो टमाटर 3 दिन पहले 10 रुपए के 2 किलो मिल रहे थे वो आज 80 रुपए किलो मिल रहे हैं। जो सब्जी 5 रुपए किलो मिल रही थी वो सब्जी आज 100 रुपए किलो मिल रही है। और कई चीज़ तो ऐसा है कि मिलना दुश्वार हो रही है। कहते हैं कि साहब पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई है कि साहब किसान उसको उपलब्ध कैसे कराए। उपलब्ध कराने के लिए साधन नहीं, साधन इसलिए नहीं कि उसका पैसा नहीं है। पैसा नहीं, पेट्रोल कहाँ से डलाएगा, डीजल कहाँ से डलाएगा गाड़ी में। अर्थव्यवस्था है, कहीं ना कहीं घर का बजट भी बिगड़ता नजर आ रहा है। रसोई का बजट है, आम उपभोक्ता वस्तुएं जो हैं उन पर भी पेट्रोलियम की कीमतों को कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं आपको लगता है? जी, जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, सिलेंडर हैं, आटा है,
सब कुछ अर्थव्यवस्था बिगड़ती आ रही है, आमदनी कम है और लॉकडाउन की वजह से लोगों ने जो नियोक्ता कंपनियां उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी किसी ने 50% कम कर दी, किसी ने 20% कम कर दी, किसी ने 10% कम कर दी, आमदनी कम हो गई। और लॉकडाउन के कारण लोग घरों पे ही रहे तो बिजली की खपत भी ज़्यादा हुई है, बिल बढ़ कर के आ रहे हैं और एक झटका उपभोक्ता को लगा है। क्या मांग रखी है आप? सब इसमें ये बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। हुआ ये कि सरकार ने ये कहा कि हम आपको एवरेज रूप से बिल देंगे, एवरेज रूप से बिल दिया, बिल सबने भुगतान कर दिया। बावजूद भी अब जो नए बिल आ रहे हैं वो पूरा जब लॉकडाउन स्टार्ट से लेके अब तक का कंप्लीट करके जो कंप्लीट जो उसकी एवरेज जो बिल होता है, जो अधिकतम जो उसकी यूनिट चार्जेज होता है, उसके हिसाब से बिल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी से क्या मांग रखी है नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री जी से हमने ये मांग रखते हैं कि साहब वो पेट्रोल की कीमतों में तुरंत विचार करें, इसको पेट्रोल, डीजल, गैस, जिससे कि आम जनता को थोड़ा सा आराम मिल सके, उसको थोड़ा सा सहयोग मिल सके, उसको संतुष्टि मिल सके। हमारे साथ में योगेश कुमार टेलर भी हैं जो कि प्रदेश महासचिव हैं राहुल गांधी विचार मंच विधि विभाग के। योगेश जी, क्या आपकी प्रमुख मांगे? देखो, लॉकडाउन अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके अंदर किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और आम नागरिक परेशान हैं। लॉकडाउन के अंदर घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सारी चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि गाँव की जो दुकानें हैं जहाँ से ग्रामीण लोग जो हैं, कस्बाई लोग हैं, गाँव के ढानियों के लोग सामान खरीदते, उपभोक्ता वस्तुएं भी पूरी संख्या में नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि यातायात के साधन जो हैं वो पर्याप्त संख्या में नहीं है और अभी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है महंगाई का इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है इन चीज़ों से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ना तो ही आर्थिक पैकेज मिल पा रहे हैं बराबर, ना ही किसानों को, प्लस सब्जियां महंगी हो गई है, दैनिक उपभोग की चीज़ें महंगी हो गई है और लॉकडाउन के बाद से शिक्षा का जो हो रहा है उसके अंदर भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल में। तो ऑनलाइन जो माध्यम चला है पढ़ाई के लिए, शहरों के अंदर तो बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल भी मिल जाएंगे, लैपटॉप मिल जाएंगे, लेकिन शहरों में भी सबके पास नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे कहाँ से इंटरनेट सुविधा और ये सारी फैसिलिटी कहाँ से नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से हमने ये भी निवेदन किया है कि इसको आप ऑनलाइन सुविधा अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सभी बच्चों को ये ऑनलाइन सुविधा निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि हर बच्चा राइट टू एजुकेशन का लाभ ले सके। और एक मुद्दा यह भी है कि प्राइवेट स्कूल के द्वारा फीस वसूल की जा रही है, उसको भी हमने इंडिकेट किया है कि इस चीज़ में भी प्रधानमंत्री महोदय अपना राहत प्रदान करते हुए जनता को राहत प्रदान करे इन चीज़ों में, क्योंकि आज जनता जिस हिसाब से त्रस्त है लॉकडाउन के बाद से, आने वाला समय पता नहीं कैसा हो, लेकिन अभी इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है और राहत की मांग की है। तो राहत की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। जिला कलेक्टर के माध्यम से ये जो सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल करते हुए और ऑनलाइन माध्यमों का ध्यान रखते हुए ज्ञापन राहुल गांधी विचार मंच की ओर से दिया गया है। सीधे तौर पर मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक तो खास तौर पर जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी पूरी निर्बाध आपूर्ति हो सके, गांव में भी बच्चों की जो शिक्षा है वो शिक्षा का स्तर सुधर सके, उन्हें शिक्षा से महरूम नहीं रखा जाए। साथ ही बिजली की जो बड़ी कीमतें हैं इसकी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है आम उपभोक्ता को लगा है। लॉकडाउन पीरियड जो है इसमें बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। साथ ही जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि पेट्रोलियम की दरें कम की जाए जो पिछले दिनों बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के समय विभिन्न देशों के अंदर पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो घटी हैं क्योंकि खपत बेहद कम हुई है, लेकिन भारत में इसके उल्टे हो रहा है। इसलिए आम उपभोक्ताओं के हित में ये मांग उठाई गई है। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो फिलहाल रुकते एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, राजस्थान में 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान 4000 करोड़ रुपए के बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं। अब इन उपभोक्ताओं से 2 किश्त में रूटीन बिल के साथ वसूली की जाएगी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण काम धंधे ठप होने के बावजूद अब उपभोक्ताओं को सामान्य दिनों से 3 गुना ज्यादा राशि के बिल जमा करवाने पड़ेंगे। तो वहीं राजस्थान के बांदीकुई में अचानक मौसम में आए बदलाव से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से जहां एक और गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों के लिए बारिश परेशानी का सबब बन गई। तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण नगरपालिका सभागार में साधारण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर के पार्षदों ने विकास कार्यों को लेकर नगरपालिका के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। वहीं पार्षदों ने कहा कि शहर में सड़क, सीवरेज, नाली निर्माण सहित कई विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं। वहीं राजस्थान के धौलपुर जिले के ऐतिहासिक शिवालयों पर सावन के पहले सोमवार पर कोरोना वैश्विक महामारी के बीच श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। शहर के अचलेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और सैपौ उपखंड इलाके के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने को मिली। उनका पहला सोमवार है और मैं भी पूजा करने आई हूँ और श्रद्धालुओं की तरह, पर मैं भी मास्क लगा के आई हूँ। मुझे भी यही लगता है कि कोरोना भी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। हमें पूरी सिक्योरिटी के साथ ही आना चाहिए और कानूनी दायरे में रहकर ही पूजा करनी चाहिए। तो हम दिल्ली से आए हैं। धौलपुर का प्रसिद्ध चोपड़ा मंदिर कोरोना महामारी के चलते बंद है। भक्तों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आना जाना। मंदिर के प्रवेश द्वार बंद कर रखे हैं। 800 साल पुराने अरावली की पर्वत श्रृंखला में स्थित भीलवाड़ा के हरिणी महादेव मंदिर में सावन माह के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोविड-19 के कारण मंदिर के मुख्य द्वार बंद रहे, लेकिन बाहर लगाई गई एलईडी से श्रद्धालु दर्शन कर भगवान भोलेनाथ से कोरोना वायरस के कहर को खत्म करने की प्रार्थना कर रहे थे। इतना नहीं रहता था पहले, ये गेट वगैरह ओपन रहता था। इस बार है ना, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और मंदिर का गेट बंद कराया गया है। बिकॉज बाहर से ही सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए इस सावन में हमने दर्शन बाहर से किए। बाहर से कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे के थ्रू हमको दिखाए जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन। बाकी पिछली बार हमको मतलब जैसे दूध चढ़ाने को मिलता था, पूजा वूजा करने को मिलता था, बट इस बार हमको बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं और मंदिर के गेट वगैरह बंद कराया जा रहे हैं। 5 सोमवार है जो अगली बार शायद हो सके, अगर भीड़, अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, लोग अगर थोड़ा जागरूकता रखें और थोड़ा अवेयर रहे तो फिर दर्शन हो सकते हैं। ये शहर के समीप प्राचीन जो शिवालय है और ये मेवाड़ के प्रसिद्ध जो शिवालय है उनमें इनकी गिनती होती है। और ऐतिहासिक अगर हम बात करें तो यहाँ का जो हमारे जो मंदिर है, ये भगवान शंकर का यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ का जो शिखर कलश तत्कालीन मेवाड़ के जो महाराणा थे भगवत सिंह जी, उनके द्वारा चढ़ाया गया था। लेकिन इस बार हर बार यहाँ जो सावन मास के अंदर बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और मेले जैसा माहौल रहता है, लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार यहाँ की जो समिति है इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और यहाँ जो सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना की जा रही है। और देखा जाए तो इस बार कोविड-19 की वजह से यहाँ जो सावन का पहला सोमवार भी है, लेकिन जो भीड़ आनी चाहिए, जो श्रद्धालुओं की यहाँ कतारें लगती है, उसका यहाँ अभाव देखने को मिल रहा है। तो वहीं आज सावन का पहला सोमवार है। 8 साल बाद इस बार सावन में 5 सोमवार का संयोग बना है। अंतिम सोमवार 3 अगस्त को रहेगा। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से प्रमुख मंदिर भी बंद रहे। मंदिर है, स्वयंभू है और यहाँ पर हमेशा से जोधपुर वासियों की दर्शन की भावना का केंद्र रहा है और इसी को हमने ध्यान में रखते हुए सावन का पहला सोमवार है, इसलिए 10-10 भक्तों की यहाँ एंट्री है और 10 आदमी दर्शन करके बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में अगर कोई भक्त आता है तो आसपास के जो मंदिर से लगे हुए लोग हैं उनके लिए खुला है। बाकी हमारा पूर्णतः मंदिर का गेट बंद है और प्रशासन की जो आदेश है उसकी पूरी पालना हम करते हैं। पर मंदिर तो बंद ही है, तो आपने बंद ही रखा है या भक्तों के लिए खोला है? नहीं, मंदिर पूर्णतः बंद है। जो ये भक्त आ रहे हैं, ये भक्त आ रहे हैं, बाहर खड़े रहते हैं, कोई पास के हैं तो उसको दर्शन करा देते हैं और वापस बाहर निकाल।
तो वहीं बाड़मेर के समदड़ी में व्यापार संघ ने लामबंद होकर गौर के चौक में लागू जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू में कुछ राहत प्रदान करने की मांग की है। इसे लेकर व्यापारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। पिछले 3 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है वह समदड़ी व्यापार संघ ने उसकी पूर्ण पालना की है प्रशासन की तरफ से, प्रशासन के सहयोग से, और व्यापार संघ का पूरा सहयोग रहा है। अभी अपने पिछले सोमवार को जो समदड़ी में 5 कोरोना के पेशेंट आए थे, तो पॉजिटिव पेशेंट आए थे, तो पिछले 7 दिन से मार्केट पूरा बंद ही रहा है। आज वापस व्यापार संघ ने सब मिलके तहसीलदार को ज्ञापन दिया कि भाई हमको वापस मार्केट खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे वापस व्यापार सुचारू रूप से चल सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।